उनके लिए मुझे किसी भी कीमत तक जाना पड़ेगा। मैं इस देश का, इस देश के मूल निवासियों का, इस देश के अनटचेबल्स का मैं रेंट चुकाना चाहता हूं, उनको देश की मुख्य धारा में जोड़ना चाहता हूं। देखिए, कहने को तो हमने पढ़ा है कि हिंदू महासभा, वीर सावरकर और महात्मा गांधी, इन लोगों ने भी डिप्रेस्ड सेक्शन के लिए काम किया है। अगर आप गहराई से पढ़ेंगे तो समाज में सभी सेक्शंस में, सभी संगठनों ने, सभी महापुरुषों ने समाज के निर्माण में काम किया है। डिप्रेस्ड सेक्शन के लिए, अनटचेबल्स के लिए स्कूल खोलना, कॉलेजेस के दरवाजे खोलना या उनके लिए मंदिरों के रास्ते खोलना, उनमें महापुरुषों का योगदान रहा है। महात्मा गांधी ने भी प्रयास किए हैं, वीर सावरकर जी के भी प्रयासों से, और हम तो कहेंगे डॉक्टर मुंजे ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब कॉमनवेल्थ अवार्ड दिया गया था तो डॉक्टर मुंजे ने बाबा साहब को समर्थन करके बाबा साहब को दलित रिप्रेजेंटेटिव होने के लिए उनके साथ खड़े हुए थे। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि बाबा साहब एक सोशल रिवॉल्यूशनरी हैं। महात्मा गांधी, वीर सावरकर सोशल रिफॉर्मर हैं। एक होता समाज सुधार करने वाला, जो समाज में सुधार चाहता है, वो चाहता है कि बदलाव होना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर कंपल्सन नहीं है। उनका समाज, उनको साथ देने वाले लोग, उनकी सभाएं उनको एक लिमिट से आगे जाकर दायरे में बांध देती हैं कि वो उस दायरे को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम सारी चीजों को एकदम से खत्म नहीं कर सकते हैं। सामाजिक की गैर बराबरी, समाज के अंदर छुआछात, समाज के अंदर दुनिया भर की धार्मिक और सामाजिक जो असमानताएं थी, उनको एक व्यक्ति या कोई समाज या एक समूह उस समय पर खत्म नहीं कर सकता था। इसलिए हम महात्मा गांधी, वीर सावरकर और सभी संगठनों को हम रिफॉर्मर की थोर में लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बाबा साहब एक सोशल पॉलिटिकल रिवॉल्यूशनरी की तरह से होते हैं। वो अपने लोगों को कहते हैं कि तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए, ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है तुम्हें इस देश के अंदर ऐसे बोझ की तरह रहने की बजाय अपने आप को खत्म कर दो, नहीं तो मानवीय जीवन जीने के लिए तुम्हें यहाँ पर खड़े होकर संघर्ष करना पड़ेगा। वो अपने लोगों को खड़ा करते हैं, तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा। तुम इस देश के मूल निवासी हो, तुम इस देश के हुक्मरान रहे हो, इस देश की सभ्यताएं तुम्हारी रही हैं। यहाँ बाबा साहब अपने लोगों को एजिटेट करते हैं, इस सिस्टम के अंदर अपने अधिकार को लेने के लिए उनको तैयार करते हैं। ये रिवॉल्यूशनरी है। बाबा साहब पॉलिटिकल रिवॉल्यूशनरी है। बाबा साहब के एक डायनामिक कैरेक्टर को हम डिफाइन करते हैं तो बाबा साहब एक इकोनॉमिस्ट हैं, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, एक हिस्टोरियन हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं, और बाबा साहब के पास साथ इतनी सारी डिग्रियां जुड़ी हुई हैं कि एक व्यक्ति शायद इस दुनिया में क्या, इस पूरे विश्व में नहीं ले पाया है। तो साथियों, सॉरी, मैं बताना ये चाहता हूं कि एक कॉमन मैन नीचे से आकर एक छुआछात का शिकार होकर दुनिया की महान डिग्रियां लेकर, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि लेकर, और ऐसी हालातों में रहता है जहां पर हर विपरीत परिस्थिति से गुजरता है। माँ बाप का निधन हो जाता है, बच्चे सारे मर जाते हैं, और उनकी बीवी भी बहुत ही कम उम्र में उनका साथ 1935 में छोड़ जाती है। आप सोचिए, एक व्यक्ति इतनी तरह की यातनाएं, संघर्ष, इतने तरह के मनोबल टूट रहा है, कितनी चुनौतियां झेल रहा है। सोचिए, कोई व्यक्ति भी समाज के लिए तो क्या, अपने लिए जीने के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो व्यक्ति हारता नहीं है। वो व्यक्ति आंदोलन कर रहा है। वो 1927 में महाड़ का आंदोलन कर रहा है, अछूतों को पानी भरने के लिए महाड़ के लिए आंदोलन कर रहा है। 1930 में वो काला मंदिर टेम्पल के लिए एंट्री के लिए आंदोलन कर रहा है। 1932 में वो कॉमनवेल्थ अवार्ड के लिए ब्रिटिश से कॉमनवेल्थ अवार्ड लेकर आता है। तो देखिए कितना बड़ा संघर्ष करता है वो व्यक्ति। वो व्यक्ति एक देश के लिए संघर्ष करता है। वो जानता है कि अगर 25 से 30% पॉपुलेशन जो मुख्य धारा में नहीं है, जो भारतीय संविधान में भी आगे जाके हम पढ़ेंगे कि जब तक हम इस देश के हर नागरिक को उसकी मुख्य धारा में नहीं जोड़ेंगे, तब तक देश का निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए भारतीय संविधान में भी, भारत के संविधान में पहला शब्द जो आता है वो जस्टिस की बात आती है। जस्टिस होना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए। फिर आपके पास फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप होना चाहिए। फिर इक्वलिटी होनी चाहिए, इक्वलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशंस एंड ऑफ योर अपॉर्चुनिटीज। हम देख रहे हैं, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक आजादी नहीं मिलेगी, सबको बराबरी नहीं मिलेगी, तो देश में बंधुता और भाईचारा कैसे आएगा? क्योंकि अभी प्रोफेसर साहब ने कहा है, हमने इस देश को प्रबुद्ध राष्ट्र बनाना है, इस देश के अंदर विश्व गुरु बनाना है। ये विश्व गुरु तभी बन सकता है जब हम इस देश के अंदर 1/4 पॉपुलेशन को अपना भाई मानते हैं, उनको अपना साथ खड़ा करते हैं, उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके सुख दुख में साथी होते हैं। और सरकार ऐसी योजनाएं बनाती है जहां गरीब से गरीब आदमी भी, जमीन से नीचे वाला आदमी भी इस देश के अंदर बराबर के अधिकार के लिए
लिए, सबके साथ खड़ा होने के लिए गर्व महसूस करता है, इस देश का सिटीजन महसूस करता है। तभी जाकर तो हम देश के एक प्रबुद्ध राष्ट्र की बात करते हैं। अगर हम कुछ लोगों के हाथ में देश की मोनोपोली दे देते हैं, कुछ लोग देश चलाने के लिए अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं, कुछ ही लोग इस देश के अंदर सरकार चलाने या इस देश के मालिक बन जाते हैं, ऐसे देश नहीं बनता है। हमें देश बनाने के लिए कमजोर से कमजोर इस देश के हर सेक्शन को, एक डिप्राइव्ड सेक्शंस को, महिलाओं को, बच्चों को, मजदूरों को, हर वर्ग को यहाँ पर मुख्य धारा से जोड़ना पड़ेगा। और वो उस काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने देश का संविधान लिखा, उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बनाने में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भाखड़ा डैम बनाने में बाबा साहब का योगदान रहा है। बाबा साहब ने नारियों के लिए बहुत बड़े कानून बनाए हैं। आप जाके पढ़ेंगे कि वीमेंस को जो राइट मिले हैं। हिंदू कोड बिल जब पास हो रहा था तो बाबा साहब का विरोध हुआ। वो हिंदू कोड बिल कुछ नहीं है, भगवान इस देश के अंदर नारियों के पूरे अधिकारों की रक्षा का बिल है। वहां पर जब विरोध हुआ तो बाबा साहब ने नारियों के अधिकार के लिए अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। आप जो ये बच्चे आज देश के अंदर इतने बड़े पढ़ लिख कर बराबर के पदों पर, ऐसी अच्छी ऊंची उपाधि पर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीएम और डीएम बन रहे हैं, अगर इस देश में नारी को बराबर का अधिकार नहीं दिया होता तो शायद आप लोग यहाँ पर विश्वविद्यालयों में या किसी बड़े पदों पर आसीन नहीं होते। ये श्रेय सीधा भारत के संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जाता है। तो इकोनॉमिस्ट रहे हैं, आरबीआई का निर्माण किया है, डैम का निर्माण किया है। इस देश के अंदर हर उस तरीके से हर क्षेत्र में बाबा साहब का योगदान है। लेकिन फिर भी हम इस देश को, इतने महान शख्सियत को भारत के अंदर दलित का टैग लगा देते हैं, दलित का टैग लगा देते हैं। ऐसे महान व्यक्ति जिसको कोलंबिया यूनिवर्सिटी सिंबल ऑफ नॉलेज कहता है, जापान जिसको हमारे देश का सूर्य कहता है, अमेरिका के, लंदन के लोग, इंग्लैंड के लोग उनको अपने प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए इनवाइट करते हैं। पूरा विश्व आज उनकी जय जयकार करता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति आज भी भारत में दलित है। ये क्या है? ये मानसिकता कब खत्म होगी देश की? कैसे हम इस जाति के बंधनों से, इस समाज की विषमताओं से, जाति की गैर बराबरी की भावनाओं से, छुआछूत और ऊंच नीच की भावनाओं से कैसे मुक्त होंगे? इस देश के अंदर बाबा साहब और हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाने में कहीं कोई कमी नहीं की थी। आज भी संविधान को अगर गहराई से पढ़ोगे तो संविधान के एक एक आर्टिकल में ये सब कुछ लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, समुदाय, लिंग या प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। अगर हम सही मायने में देश के संविधान को इंप्लीमेंट करते हैं तो मैं दावे से कहता हूं इस देश के अंदर 10 साल के अंदर ना कोई भूखा रहेगा, ना बेरोजगार रहेगा, ना अशिक्षित रहेगा, ना अन्याय होगा, ना अत्याचार होगा, ना बहन बेटियों के साथ में बलात्कार होगा। लेकिन ये मानसिकता आए कहां से? ये कौन लाएगा मानसिकता? ये बड़ा दिल कहां आएगा? ये राजनेता, ये पॉलिटिशियंस, ये आपके भलाई की बात नहीं सोचते हैं हमारे दोस्तों। इनको सिर्फ सत्ता से मतलब है। यही बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा बना दे, अगर संविधान लागू करने वालों की नीयत में खोट है तो अंततः बुरा ही साबित होगा। 70 साल के बाद ठीक है, हम लोग इस देश में, हम नेगेटिव बात नहीं करना चाहते, हम आशावादी आदमी हैं, फॉरवर्ड थॉट के आदमी हैं। हमने 70 साल में हमने प्रोग्रेस किया। हम भी एक गरीब परिवार से, ऐसे परिवार से आए जहां पर हमारे माँ बाप भी पढ़े लिखे नहीं थे। हमारे दोनों माँ बाप जो है स्कूल भी नहीं गए कभी। उसके बाद भी हमने बीएससी, एमबीबीएस, एलएलबी, आईएएस के पेपर पास करके और हमारे बच्चों को मैंने अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा। ये सिर्फ भारत के संविधान के कारण से हो पाया है और ये भारत के संविधान से कर पाया हूं। आज मैं सरकार में इतने बड़े पद पर 3 लाख रुपए की सैलरी पर मैं साइन करता हूं। अगर भारत के संविधान में सोचिए, जो लोग इस संविधान का विरोध करते हैं कि यहाँ पर कुछ विशेष लोगों के लिए विशेष प्रावधान नहीं होने चाहिए, महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान नहीं होने चाहिए, गरीब शोषित वंचितों के लिए विशेष प्रावधान नहीं होने चाहिए। सोचिए अगर 50% पॉपुलेशन इस देश की अगर मुख्य धारा में नहीं जुड़ी, भूखी रही, नंगी रही, उनके ऊपर अत्याचार बलात्कार रहा, 2 टाइम की रोटी नहीं खा सके, अगर वो दर दर फिटकते रहे, वो वही लोग देश के ऊपर खतरा हो जाएंगे, वो बोझ बन जाएंगे और देश के लिए चैलेंज पैदा कर सकते हैं। तो क्या आप ऐसा देश चाहते हैं जहां पर आपकी जनसंख्या आपके खिलाफ खड़ी हो जाए? यही तो ब्यूटी है देश के अंदर कि हमने सबको वो सब अधिकार दिए भारतीय संविधान में जो सबको बराबरी का अधिकार देता है, सबको आगे बढ़ने का मौका देता है, सबको न्याय की बात करता है, सबके लिए समान विचार, समान अभिव्यक्ति की बात करता है, सबको धर्म की आजादी देता है। कौन रोकता है किसी व्यक्ति को अपने धर्म को प्रचार करने में, प्रसार करने में?
भारत के संविधान के आर्टिकल 25 से 28 में अगर आप पढ़ेंगे तो फंडामेंटल राइट टू रिलीजन है आपके पास। You can practice, profess and propagate the right of your choice of your religion. Nobody stops you. It is a secular country. ये देश विभिन्नताओं का देश है। ये देश बहुत सारी यहाँ पर जाति, धर्म, मजहब और पंथ के नाम पर और सेक्स और लैंग्वेज और प्लेस ऑफ बर्थ और दुनिया भर की हमारे सेक्ट के आधार पर यहाँ पर विभिन्नताएं हैं। इतना चुनौती थी संविधान के सामने। संविधान निर्माता जब संविधान बना रहे थे तो इस देश के अंदर बाबा साहब ने कम से कम 100 देशों के संविधान को पढ़ा। कोई आदमी इमेजिन नहीं कर सकता। 100 देशों के संविधान पढ़ने के बाद इस देश के अंदर बाबा साहब ने पूरी दिन रात मेहनत करके, हालांकि 7 मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, सभी 6 मेंबर ने धीरे धीरे कर किसी काम से छोड़ दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 3 साल 11 महीने 18 दिन लगातार दिन रात पूरी दुनिया के संविधान पढ़ बढ़कर इस भारत के अंदर वो प्रावधान वो आर्टिकल दिए जो इस देश को चलाने के लिए सक्षम थे। और आज हमारा देश इस देश के अंदर पूरी दुनिया में परचम लहरा रहा है। ये श्रेय बाबा साहब को जाता है। बोला जय भीम, जय भीम। साथियों, इतना आसान नहीं था देश बनाना, इतना आसान नहीं था देश चलाना। जब अंग्रेज यहां से गए थे तो अंग्रेजों ने हमें चुनौती दी थी, जो हिस्ट्री के बच्चे पढ़े, कि इस देश को एक कानून से या प्रजातंत्र से नहीं चला सकते। और हम आप लोगों को चुनौती देकर जा रहे हैं कि आप लोग हमें दोबारा वापस बुलाओगे इस देश को चलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इतने व्यक्तिगत स्वार्थ है, यहाँ पर इतने राजा प्रोविंसेस, यहाँ पर इतनी जाति धर्म समाज में असमानता, इस देश को प्रजातंत्र से नहीं चला सकते। लेकिन हम लोगों ने 76 साल के अंदर इस देश के अंदर संविधान को लागू ही नहीं, संविधान के माध्यम से भारत को इस देश के अंदर विश्व के अंदर सबसे ऊपर स्थापित किया। ये श्रेय बाबा साहब को जाता है, ये श्रेय देश के नागरिकों को जाता है, ये श्रेय आपको जाता है, ये श्रेय डॉक्टर प्रेमचंद जैन जी को जाता है। अगर इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना अच्छा प्रोग्राम अगर नहीं करते, हमारे जैसे सोशल एक्टिविस्ट को नहीं बुलाते, ये संदेश कैसे जाता? आप लोग कैसे जानते कि बाबा साहब क्या चीज है? बाबा साहब कोई दलित नहीं है, बाबा साहब कोई ऐसे ही नहीं है, बाबा साहब किसी जाति के नहीं है जो हम टैग लगा देते हैं। अरे महापुरुष कभी जाति का होता है क्या? महापुरुष की कोई जाति होती क्या? संतों की जाति होती है क्या? लेकिन हमारी मानसिकता में अभी भी ताले लगे हुए हैं। हम लोग टैग लगा देते हैं कि ये दलित है, ये शूद्र है। अरे राष्ट्रपति बनता तो भी दलित का टैग लगा देते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनता तो भी दलित का टैग लगा देते हैं। हम कब निकलेंगे इन मानसिकताओं से? जब तक हम लोगों को रूढ़िवादी विचारों से मुक्त नहीं होंगे, बहन बेटी को बराबर का दर्जा नहीं देंगे, शूद्र और अति गरीब को बराबर के साथ बिठाकर उसको अधिकार नहीं देंगे, तब तक इस देश को भारत के अंदर अब दोबारा से सोने की चिड़िया नहीं दे सकते। ये भारत मौर्य डायनेस्टी में सोने की चिड़िया होती थी। आज से 2500 साल पहले ये जब सोने की चिड़िया होती थी तो उस टाइम मौर्य डायनेस्टी थी। आप पढ़िए इतिहास जाकर, ये सोने की चिड़िया बनाना उस समय पर देश के अंदर गणतंत्र था, गणराज्य था। गणराज्य में विषमता नहीं होती है, सबको बराबरी का अधिकार होता है, सबके लिए बराबरी के विशेष अवसर होते हैं, किसी के साथ में छुआछूत भेदभाव ऊंच नीच जात पात नहीं होता है। तो साथियों, मैं तो घंटों भर बोल सकता हूं, एक्टिविस्ट हूं, लेकिन मैं संदेश ये देना चाहता था कि बाबा साहब जैसे इतने महान व्यक्तित्व को, जो एक ऐसे साधारण परिवार से आते हैं, कितनी विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करते हैं, दुनिया की महान डिग्री लेते हैं, विश्व के अंदर अपना नाम, अपनी दुनिया के काम को, अपने आप को स्थापित करते हैं, ऐसे व्यक्ति को अगर आज हम अपना आदर्श मानते हैं तो उनके पद चिन्ह के लिए वो सैक्रिफाइस चाहिए, वो बलिदान चाहिए, वो इंटेलेक्चुअल ज्ञान चाहिए, वो बौद्धिक लेवल चाहिए, आपके अंदर वो भावना चाहिए देश और समाज के लिए समर्पण करने का, वो आपके अंदर जज्बा चाहिए। अगर ये जज्बा आप ले सकते हो तो मैं मानूंगा कि आप सही मायने में बाबा साहब की जयंती में आकर बाबा साहब को सैल्यूट और उनका अभिवादन कर रहे हो। बोलो जय भीम, जय भीम। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं कि एक ऐसा डायनेमिक व्यक्ति जो एक समय पर लेक्चरर की डिग्री भी कर रहा है, एक समय पर वो कानून के अंदर न्यायालयों में केस भी लड़ रहा है, वही व्यक्ति सामाजिक आंदोलन कर रहा है, वही व्यक्ति मजदूरों की लड़ाई लड़ रहा है, वही व्यक्ति देश में समाज और दुनिया के बड़े बड़ी विषमताओं के खिलाफ लड़ रहा है, वही व्यक्ति देश के अंदर बड़ी बड़ी योजनाएं बनाकर भारत सरकार इस देश के को मजबूत बनाने के लिए हर तरीके से जी जान की परवाह किए बगैर अपने आप को बलिदान कर रहा है।
ऐसे व्यक्ति को अगर हम सही मायने में सैल्यूट करना चाहते हैं, उनको याद करना चाहते हैं, उनको जन्म जयंती मनाना चाहते हैं, तो मैं तो ये संदेश देना चाहता हूं कि अब समय आ गया है इस देश के अंदर हम लोगों को ये जाति, धर्म, मजहब और ये सेक्स और ये लैंग्वेज और हमारी जो जितनी भी विषमताएं हैं, बाधाएं हैं, आओ हम प्रण लेते हैं कि एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करेंगे। क्योंकि बाबा साहब ने एक बात और कही थी, अगर मेरे लोगों के बीच में और देश के बीच में टकराव आएगा तो मैं बाबा अपने लोगों को महत्व दूंगा, क्योंकि ये लोग हजारों साल से दलित और वंचित और शोषित रहे हैं। लेकिन अगर मेरे और देश के बीच में कहीं टकराव आएगा तो मैं अपने आप को नीचे रखूंगा और मैं देश को सर्वोपरि कहूंगा, क्योंकि मैं बाबा साहब अल्टीमेटली देश को सर्वोत्तर बनाना चाहते थे, सर्वोपरि बनाना चाहते थे। अल्टीमेटली उनका उद्देश्य था कि देश इस दुनिया के अंदर सबसे प्रबुद्ध राष्ट्र हो, और इसी तरीके से उन्होंने अल्टीमेटली लास्ट में जाके इस दुनिया में अपना बहुत हर तरीके से एक लेबर लॉ मिनिस्टर रहे, एक वेलफेयर सोसाइटी का निर्माण किया, इतनी सारी उन्होंने किताबें निकाली, संदेश दिया। मूक नायक उनकी बहुत अच्छी किताब है, आप पढ़ेंगे। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट उनकी बहुत अच्छी किताब है, जात पात का विनाश करना है। बाबा साहब जातिवादी में विश्वास नहीं करते थे। हालांकि महात्मा गांधी जी वर्ण व्यवस्था के बहुत बड़े प्रचारक थे। गांधी जी वर्ण व्यवस्था नहीं तोड़ पाए, लेकिन बाबा साहब चाहते थे इस देश के अंदर जात पात का विनाश होना चाहिए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट होनी चाहिए, क्योंकि जात कास्ट इज ए कैंसर। हमारे देश में जात जो है वो कैंसर है। जाति के नाम से हम किसी को भी एलूड करते हैं, किसी को प्रभावित करते हैं, किसी को पद देते हैं, किसी के साथ में दोगला व्यवहार करते हैं, और जाति के नाम पर ही आज देश की सारी सरकारें और सारा सिस्टम चल रहा है। ये जात इस देश के अंदर एक कैंसर काम करता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, आप जैसे युवा कल का भविष्य इस देश के अंदर अपनी भूमिका निभाएगा। मुझे उम्मीद है शायद कुछ ही बच्चे भी अगर संदेश लेके जाएं कि हमें देश के लिए सोचना है। इस दुनिया में आप अपने अस्तित्व के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर तक तो हर व्यक्ति सीमित है। बड़ी बड़ी गाड़ी, कोठी, बंगले बना लेना, अपने पद ले लेना, अपने बच्चों को पढ़ा लेना, ये तो हर व्यक्ति करता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति समाज के लिए समर्पित होता है, समाज का दर्द समझता है, समाज के लिए अपना जी जान कुर्बान करता है, उस व्यक्ति को वास्तव में महान कहा जाता है, और उसकी फिर जयंतियों में जय जयकार लगते हैं। बोलो जय भीम। तो दोस्तों, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, शायद मुझे 20-25 मिनट का समय दिया गया था और इसलिए मैंने बहुत कम समय में बहुत कुछ बताया है। लेकिन मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि आए इस देश में हम मानसिक जो हमारी जितनी भी हमारी धारणाएं हैं, उन मानसिक धारणाओं से हम, देखिए आप ये सोचेंगे कि समाज में ऐसा ही है, सब ऐसे ही करते हैं, सब लोग तो ऐसा ही